गुड मॉर्निंग एवरीवन। माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टोन डस्ट बैरियर्स किस प्रकार का होता है, कहाँ और कैसा स्टोन डस्ट बैरियर लगाया जाता है। इसके साथ ही इनंडेशन के बारे में भी देखेंगे। तो आपका जो स्टोन डस्ट बैरियर है उसमें बोलता है एक सेकेंड कि चीफ इंस्पेक्टर ने बोल के रखा है कि स्टोन डस्ट बैरियर आपका पॉलिश डिजाइन का होना चाहिए। ठीक, पॉलिश डिजाइन का होना चाहिए। इसकी जो हाइट है, रोडवे का जो 1/3 हाइट है ऊपर का, उसमें होना चाहिए ये मौजूद। इससे कम हाइट पर इसे नहीं रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये गैलरी हो गया। अब इस गैलरी की हाइट है 3 मीटर। तो इस केस में आपका 3 टुकड़े होंगे 1-1 मीटर के। ठीक है, तो ये जो सबसे टॉप का 1/3 हिस्सा है 1 मीटर का, इस 1 मीटर के भीतर ही होना चाहिए। तो हाइट जितनी भी है उसका 1/3। ठीक है। दूसरा आपका बोलता है कि जब भी आप स्टोन डस्ट बैरियर लगाएं, जो भी आप स्टोन डस्ट बैरियर लगा रहे हैं, तो स्टोन डस्ट बैरियर में कुछ इस प्रकार से डस्ट होता है। ठीक, तो इसका रूफ से चाहे डिस्टेंस मेजर करो, चाहे साइड से मेजर करो, चाहे किसी सपोर्ट से डिस्टेंस मेजर करो, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कम से कम आपको मेंटेन करके रखना है। कम से कम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके आपको रखना है। ठीक है, शेल्फ का कोई भी पार्ट हो। बेसिकली आपके बैरियर में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें शेल्फ होते हैं जो कि एक दूसरे के बगल में रखे जाते हैं। वुडन प्लैंक्स होते हैं जिनकी विड्थ होती है 15 सेंटीमीटर, और ये साइड बाय साइड फ्रेम में आपके रखे जाते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर फिर स्टोन डस्ट को लोड कर दिया जाता है हर एक शेल्फ में। फ्रेम जो है आपका, दो फ्रेम के बीच का जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 8 इंच। जो फ्रेम के दो फ्रेम के जो आपका बीच का दूरी है, मतलब कि फ्रेम के पार्ट है ये। ठीक है, उसको बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसकी जो डेप्थ है हर एक मेंबर की 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट के ऊपर सपोर्ट करेंगे, और दो ब्रैकेट्स को हम फिक्स करते हैं किसके ऊपर, प्रॉप्स के ऊपर। प्रॉप्स को रोडवे के साइड में क्या किया जाता है, इरेक्ट किया जाता है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका प्रॉप हो गया। ये आपका प्रॉप हो गया। ठीक, दोनों साइड में, इधर साइड ऑफ द रोडवे प्रॉप। अब आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे, ये आपका वुडन प्लैंक, ये आपके क्या हो गए, ब्रैकेट। ब्रैकेट, ये आपका क्या हो गया, इसी की बात कर रहा था। ये क्या है, ये मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ फ्रेम। इन्हीं की बात कर रहा था कि इनकी जो डेप्थ है, मतलब इनकी ये जो मोटाई है, ये आपका 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और इनके बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 20 सेंटीमीटर का गैप आपको मेंटेन करके रखना है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको। ये आपका स्टोन डस्ट बैरियर का हर एक पार्ट हो जाता है। बहुत से माइंस में ना स्टोन डस्ट बैरियर कुछ इस प्रकार से भी बनाया जाता है। पॉलिथीन में डस्ट भर देते हैं, या फिर वाटर बैरियर्स जब बनाया जाता है खास तौर पे, तो वाटर बैरियर्स के केस में इस प्रकार का भी स्टोन डस्ट बैरियर जो है तो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, बस फिर क्या है,
इस तरीके से स्टोन डस्ट बैरियर अपन ने बना दिया, फिर मान लीजिए एक्सप्लोजन हुआ तो ये पूरा का पूरा पलट जाता है, और जैसे ही ये पलटा धुआं धुआं चारों तरफ हो जाता है। ठीक, तो ये स्टोन डस्ट बैरियर का फोटो था जो कि आपको बता दिया मैंने। अब मेन है स्टोन डस्ट बैरियर आखिर जो लगाते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं वो। ठीक है, तो बेसिकली आपका एक होता है लाइट बैरियर, इसको प्राइमरी या फर्स्ट बैरियर के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका जो पॉइंट ऑफ इग्निशन है उसके जितना हो सकते हैं उतना पास में रखने की कोशिश की जाती है। इसकी जो चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। दो शेल्फ के बीच की दूरी, दो शेल्फ मतलब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया था, ये एक शेल्फ है, ये एक शेल्फ है ना, ऐसे ही इसके बगल में दूसरा शेल्फ होगा, तीसरा शेल्फ होगा। तो इसी की बात कर रहा है कि दो शेल्फ के बीच की दूरी कभी भी 0.9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें 30 केजी से अधिक डस्ट लोड नहीं करना है पर मीटर, मतलब जितनी भी इसकी लंबाई है, अब ये स्टोन डस्ट आपने जो रखा है इसकी जितनी भी लंबाई है हर एक मीटर पर 30 केजी से अधिक जो है तो डस्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपका बोलता है कि जो डस्ट है वो कितना नहीं होना चाहिए, 110 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो बोल रहा है इससे अधिक ना हो पर मीटर, दूसरा आपका बोलता है कि इससे कम भी ना हो, मतलब आपका जो गैलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो आपका गैलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो पर मीटर स्क्वायर कम से कम 110 केजी होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। अरे भाई एक्स्ट्रा स्टोन डस्ट बैरियर आप लगाएंगे ना, हम क्या करते हैं एक फ्रेम को या फिर एक शेल्फ को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 3 मीटर का हो गया, 30 30 30 90। ठीक है, अब आपका एक में 90 आया, अब इसी प्रकार से आपने दूसरा रखा, ठीक है, तीसरा रखा, तो इस प्रकार से आप दो तीन तो जो लगाएंगे उसमें आपका बोलता है कि एक पर्टिकुलर जो बैरियर आपका बना है ना, 2 3 शेल्फ का बैरियर है, 4 शेल्फ का, 5 शेल्फ का, जितने भी शेल्फ का बैरियर है उसमें इतने केजी से कम जो है तो डस्ट नहीं होना चाहिए। हैवी बैरियर, ये तो हुई लाइट बैरियर की बात। हैवी बैरियर इसको सेकेंडरी बैरियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दो बैरियर्स के बीच की डिस्टेंस 1.25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 2.7 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 केजी से ज्यादा डस्ट नहीं होना चाहिए पर मीटर। जो टोटल क्वांटिटी है वो 390 केजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना, सॉरी कम नहीं होना चाहिए। एक और आता है तीसरा टाइप का जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट बैरियर। इसमें लगभग लगभग पर मीटर स्क्वायर 195 केजी डस्ट लोड किया जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट बैरियर की खास बात क्या होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड हैवी बैरियर्स। ठीक है, लाइट और हैवी बैरियर्स का क्या है, ये बेसिकली यह एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कहां पे किस प्रकार का स्टोन डस्ट बैरियर लगाया जाता है। एक सेकेंड, यहां तक किसी को और कोई डाउट है? क्लियर है?
हाँ सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, हैवी बैरियर के केस में ये 60 केजी होता है, ठीक है, 60 केजी बिल्कुल माइंस के लिए कंपलसरी है। आपका बोलता है, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि स्टोन डस्ट बैरियर डिग्री 2 और डिग्री 3 की जो माइंस है उनमें तो एकदम से पूरी तरह से कंपलसरी है, और डिग्री 1 माइंस में जहां पर अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेमेबल गैस के कारण खतरा हो सकता है तो डेवलपमेंट वर्किंग्स में आपको जो है तो स्टोन डस्ट बैरियर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अलग अलग वर्किंग में किस प्रकार से स्टोन डस्ट बैरियर होता है। तो देखिए कहां पे लोकेशन होती, खास बात यह है, और कौन सा बैरियर स्टोन डस्ट बैरियर यूज करते हैं हम। सबसे पहली बात तो बैरियर का इंस्टॉलेशन कहां पे किया जाता है, जितनी भी पैनल की एंट्रीज हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की एंट्रीज हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट की एंट्रीज में आपको स्टोन डस्ट बैरियर प्रोवाइड कराना है। पॉलिश डिजाइन जैसे आपका टेबल होता है ना, एकदम वेल पॉलिश्ड, उस टाइप का चिकना। दूसरा, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में आपका हैवी टाइप ऑफ बैरियर्स का इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कहां पर होना चाहिए, जो आपका नियरेस्ट वर्किंग फेस है, ठीक है, उससे कम से कम 135 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, ठीक है, और जो आपका फारदेस्ट वर्किंग फेस है उससे 365 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फारदेस्ट मतलब जो सबसे दूर वाला वर्किंग फेस है, ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरी हेडिंग हो गई, ठीक, इस प्रकार का, ये हेडिंग हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा यहां पर मुझे स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है, तो ये जो आपका नियरेस्ट वर्किंग फेस है, सबसे पास में तो यही वर्किंग फेस है, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो ये जो नियरेस्ट वर्किंग फेस है इससे कम से कम 135 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, और ये जो फारदेस्ट वर्किंग फेस है इससे कम, ज्यादा से ज्यादा आप 365 मीटर की दूरी मेंटेन कर सकते हैं, उससे अधिक डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसी लोकेशन पे इसको फिक्स करना है। अब बात करते हैं लॉन्ग वॉल वर्किंग में किस प्रकार का होगा। लॉन्ग वॉल वर्किंग में लाइट टाइप के बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है, गेट कन्वेयर रोडवेज में इसको इंस्टॉल किया जाता है। जो नियरेस्ट पॉइंट है फेस का, फेस की नियरेस्ट पॉइंट से 45 से 110 मीटर की रेंज में इसको सेटअप किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा बैरियर लगाया जाता है, इसके बाद दूसरा बैरियर लगाया जाता है जो कि हैवी टाइप का होता है, इसको भी गेट कन्वेयर रोडवेज में इसको इंस्टॉल किया जाता है, और ये फेस से कम 80 मीटर 180 मीटर की दूरी पर होता है, और ज्यादा से ज्यादा 320 मीटर की दूरी पर होता है, ठीक है। उसके बाद शाफ्ट इंसेट, जो शाफ्ट के इंसेट पॉइंट्स हैं जहां पर आप एक से अधिक सीम्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही शाफ्ट में आप एक से अधिक सीम्स में काम कर रहे हैं एक ही शाफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो इस केस में हैवी बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हर एक लैंडिंग में, हर एक सीम के लैंडिंग में आपका हैवी बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये लैंडिंग से 90 से 150 मीटर की दूरी पर होता है, इस रेंज में रखा जाता है,
थिन सीम्स में, थिन सीम्स में मिस्ट स्प्रेयर, अच्छा मतलब ये पूछ रहे हो कि मिस्ट स्प्रेयर की मदद से स्टोन डस्ट बैरियर में अपन स्टोन डस्ट डालते हैं ऐसा? नहीं, ये नॉर्मली आपका जो स्टोन डस्ट बैरियर ये जो हम बना रहे हैं, इसमें इसमें क्या किया जाता है कि आपका बस छोटे छोटे प्लैंक्स होते हैं, वुडन प्लैंक्स होते हैं, इसमें हाथ से ही जो है तो बोरी में से निकाला और डायरेक्ट स्टोन डस्ट डाल दिया, रख दिया, ठीक है, और उसके बाद उसको वहां पर पुट कर देते हैं फ्रेम के ऊपर। ये जो मिस्ट स्प्रेयर है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि आप ट्रेवलिंग रोडवे में हैवी स्टोन डस्टिंग करेंगे। ट्रेवलिंग रोडवे में जो भी आपका ट्रेवलिंग रोडवे है या वर्किंग से 90 मीटर की दूरी तक, 18 मीटर की दूरी तक हैवी स्टोन डस्टिंग करना है ना, जहां पर भी आपका क्या बोलते हैं रिजर्व स्टेशन होता है, जहां पे आप ब्लास्टिंग का सामान रखते हैं, डिटोनेटर्स वगैरह, उसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर की थिकनेस वाली हैवी स्टोन डस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में मिस्ट स्प्रेयर का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको रूफ, साइड्स एंड फ्लोर, इन 3 जगहों पे स्टोन डस्टिंग करना होता है, ठीक है। हाँ, फेस के साथ ही इसका एडवांस होता जाता है, जैसे जैसे फेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम स्टोन डस्ट बैरियर को भी आगे बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी थिन सीम है, इस केस में बहुत से नियम आ जाते हैं। ये सब ना जितना भी बता रहा हूं ये पूरा नियम है, और ये नियम में हर एक चीज याद रख पाना थोड़ा कठिन तो है, बट करना पड़ेगा, और ये सब आपका फर्स्ट क्लास एग्जाम तक में काम आएगा, कहीं नहीं मिलेगा ये डाटा आपको, कहीं नहीं, सर्कुलर के अलावा। क्योंकि अब आप लोग माइनिंग इंजीनियर तो बन ही जाओगे, ऑल इंडिया में तो हो ही जाएगा सबका, है ना। फिर तैयारी करोगे फर्स्ट क्लास की, तब फिर लेजिस्लेशन पोर्शन आता है, और तब ये सब पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो हर एक ट्रेवलिंग रोडवे और एयरवेज में ये प्रोवाइड कराना जरूरी है, ठीक है। ये तो आप जानते हो थिन जिम्स में। अब आपका जो बैरियर के शेल्फ हैं उनकी लेंथ कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि रोडवे के एक साइड में 10 सेंटीमीटर का गैप रखें और दूसरे साइड में कम से कम 90 सेंटीमीटर का, मतलब 10 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक का जो है तो गैप रखते हैं, ताकि आदमी लोग आसानी से गुजर सकें, ठीक है। द लेंथ शैल नॉट बी लेस देन 180 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कभी भी 180 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड बिटवीन द ट्रेवलिंग पैसेज एंड द पार्ट ऑफ द रोडवे कंटेनिंग बैरियर शेल्फ, ठीक है। जहां पर आपका बैरियर शेल्फ आपने प्रोवाइड किया है, हाँ मेटल के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, मेटल में भी सेम चीजें ही यूज होती हैं। हाँ, तो जहां पर आपका क्या प्रोवाइड किया है आपने, स्टोन डस्ट बैरियर प्रोवाइड कराया है, वहां पर आपका कम से फेंसिंग क्या है तो फेंसिंग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो है तो वर्कर्स जो है तो टकरा ना जाए उससे। अब देखिए कुछ इस प्रकार का सीन क्रिएट होता है यहाँ पे। मैं जान रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा फिर भी कोई बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं है, मुझे पता है। ये देखिए, ये आपकी गैलरी, ठीक है, थिन सीम गैलरी। अब आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराएंगे,
यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का, ये आपके साइड हो गए, ठीक है, साइड। सीएमआर लेजिस्लेशन वाले में जाइएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आपके साइड्स हो गए। अब यहां पे मैंने 10 सेंटीमीटर का गैप मेंटेन किया। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर का एक साइड में। दूसरे साइड में मैंने 90 सेंटीमीटर का गैप मेंटेन किया। कितना? 90 सेंटीमीटर का। ठीक। और यहां पे मैंने फेंसिंग प्रोवाइड करा दिया ताकि जो वर्कर्स हैं वो आसानी से यहां से निकल सके। ठीक है, जनरली आजकल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब नियम तो नियम है। ठीक। और इसकी जो लंबाई है ये ये 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, 1.8 मीटर इसकी लेंथ। आई बात समझ में? हॉलेज या फिर ट्रैमिंग रोड्स में, ठीक है, स्टोन डस्ट बैरियर जो है तो ट्रैक के दोनों साइड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और टब्स के लिए जो है तो लगभग 10 सेंटीमीटर का कम से कम गैप जो है तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, शेल्फ की लेंथ 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट है, मतलब कि इस पे जो जितना भी स्टोन डस्ट आप डालेंगे वो कम से कम 1 से लेके आधा गुना होना चाहिए नॉर्मल केस के मुकाबले। मतलब कि जो हम नॉर्मली जितना मैंने आपको बताया था 110 केजी पर मीटर स्क्वायर या फिर 390 केजी पर मीटर स्क्वायर, 195 केजी पर मीटर स्क्वायर, ये जो नॉर्मल केसेस हैं, इन नॉर्मल केसेस में जितना भी हम यूज करते हैं तो उसका कम से कम उसी के बराबर अपन यूज करें, स्टोन डस्ट उतना ही डालें। ठीक है, लोडिंग करें स्टोन डस्ट की लोडिंग, या कि फिर उसका आधा, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम अगर करना भी है, स्टोन डस्ट लोडिंग कम अगर करना भी है तो आधा तो करना ही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने बोला 110 तो कम से कम 55 केजी तो लोडिंग कर ही दो लाइट बैरियर में पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एग्जामिनेशन कितने दिन में होता है, किसके द्वारा होता है? वेंटिलेशन ऑफिसर के द्वारा किया जाता है और हफ्ते में कम से कम एक बार किया जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये स्टोन डस्ट बैरियर का पूरा डिटेल था। यहां पे स्टोन डस्ट बैरियर आपका खत्म होता है। ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है इस बुक में, बहुत प्यारी बुक है ये, बहुत अच्छी बुक है। बुक है यार, ये इसका पूरा बुक है, पीपीटी वीपीटी कुछ नहीं। डेंजर फ्रॉम वाटर, पानी से खतरा। अच्छा, स्टोन डस्ट बैरियर पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, डैम का है ना। लास्ट में होता है डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, सरफेस वाटर से खतरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो रेगुलेशन है बड़ा ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने इसीलिए प्रोवाइड कराया है। रेगुलेशन की बुक सीएमआर उठा के देखोगे ना तो उसमें पढ़ते ही नहीं बनता है, समझ में ही नहीं आता कभी कभार तो।
नहीं, स्टोन डस्ट बैरियर का न्यूमेरिकल नहीं है। देखता हूँ, अगर होगा तो करा दूंगा, अदरवाइज है नहीं जहां तक मुझे पता है। चलिए, हाँ, तो अब पानी से बचाव करना है। ठीक है, माइंस में पानी भर जाता है, क्या करते हो? ठीक, बचाव करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको कैसे बचाव करेंगे? माइंस में या माइंस के किसी भी पार्ट में अगर आपको कभी पानी से खतरा हुआ कि भाई पानी भर जाएगा, ठीक है, तो उस केस में आपको उससे बचाव के तरीके ढूंढने होंगे। इसलिए बोलता है कि माइंस का जो एंट्रेंस है, माइंस के एंट्रेंस का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो एचएफएल से कम 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, माइंस का माइन एंट्रेंस का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। जस्ट सपोज कि ये मेरा यहां पे नदी या समुंदर, समुंदर तो आएगा नहीं, तो नदी ही कंसिडर करके चलते हैं। इस प्रकार से कुछ गया, और ये मेरे माइंस का एंट्रेंस, शाफ्ट बना हुआ है। ठीक है, यहां पर ये जो इस पर्टिकुलर एरिया का हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो यहां पर कहीं है, और मेरे माइंस के एंट्रेंस का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो मैं यहां से कंसिडर करके चलूंगा, तो ये कम से कम 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको हाईएस्ट फ्लड लेवल से नीचे बनाना है तो आपको किसका परमिशन की जरूरत पड़ती है? चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन की जरूरत पड़ती है। रेनी सीजन में जब भी बरसात का मौसम आए तब आप हाईएस्ट फ्लड लेवल पे लगातार नजर बनाकर रखे रहेंगे सरफेस पर। जैसे ही आपका पानी हाईएस्ट फ्लड लेवल क्रॉस करता है तो उस केस में परमानेंट पोस्ट लगा के नया हाईएस्ट फ्लड लेवल मार्क करिए। मार्किंग जो है तो पानी के एजेस में भी किया जाएगा, है ना, कि कहां तक पानी पहुंचा था वो उसका एज मार्क करेंगे। उसके बाद एक्चुअल सर्वे करके नया हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है तो आपको अपने प्लान्स में अपडेट कर देना है। ठीक है, अब अगर कोई डैम या वाटर रिजर्वोयर बना हुआ है रिवर के अक्रॉस, ठीक है, और वाटर का जो अपस्ट्रीम है, बहाव जो है पानी का वो टूवर्ड्स द माइन है, माइंस की तरफ है पानी का बहाव, तो उस केस में बोलता है कि आपको जो भी वहां की अथॉरिटी है, मतलब डैम में मान लीजिए कोई अथॉरिटी तो होगा, कोई ना कोई तो बैठता ही होगा, उसके साथ लगातार कम्युनिकेशन बना के रखना है, ताकि आपको यह पता रहे कि डैम में से कितनी क्वांटिटी में किस समय पानी रिलीज होगा। ठीक है, और जैसे ही अप स्ट्रीम साइड में आपका वाटर लेवल बढ़ता है तो उस केस में आपको उससे बचने की व्यवस्था करनी है, और आपको तुरंत ही ये चीज बताई जाए अथॉरिटीज के द्वारा, इसकी व्यवस्था बना के रखनी है। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, डेंजर लाइन करके बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में क्रिएट करते हैं सब लोग, लेकिन डेंजर लाइन जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, मैं आपको क्लियर बताता हूं। होता क्या है, अंडरग्राउंड के केस में आप पानी से बचने के लिए दो लाइन मार्क करते हो। एक होता है स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन। ठीक है, और नंबर 2 होता है वार्निंग लाइन। इसी तरह से
ऊपर सरफेस पर आप क्या मार्क करते हो? हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL, दूसरा डेंजर लेवल, एंड द थर्ड वन इज विड्रॉल लेवल। विड्रॉवल लेवल, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं इसमें, सरफेस पर और अंडरग्राउंड में हम जो है तो ये दो लाइंस बनाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब इनके बारे में, सभी लाइन और सभी लेवल्स के बारे में एक एक करके अपन देखेंगे कि किसका कितने डिस्टेंस में मार्क किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल से कम 1.2 मीटर नीचे इसको मार्क किया जाता है, ठीक। इट इज मार्क्ड इफ माइन इज एंडेंजर्ड बाय सरफेस वाटर। ये तब मार्क किया जाता है जब आपका माइंस में सरफेस वाटर के कारण खतरा हो सकता है, उस केस में, ठीक है। इसको अलग अलग जगह पर परमानेंटली मार्क किया जाता है ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ ये डेंजर लेवल है। अब जैसे ही डेंजर लेवल की तरफ पानी बढ़ने लगता है, बारिश बहुत ज्यादा हुई, पानी बढ़ने लगा डेंजर लेवल की तरफ, तो आप अपने वर्कर्स को क्या करेंगे? विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन करके रखेंगे। रीजनल इंस्पेक्टर को जो है तो मार्किंग के बाद, रीजनल इंस्पेक्टर जो है तो अगर चाहे तो मार्किंग दे सकता है कि इतने पर डेंजर लेवल मार्क करें। अब देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं होता क्या है। सिंपल सीधा सीधा बता देता हूं क्या है, ठीक है। देखो क्या है, ये समझ लीजिए एक शाफ्ट है, हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर, ठीक है। हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर शाफ्ट है आपका। मान लीजिए ये मेरा हाईएस्ट फ्लड लेवल इतना है, ये मेरा HFL, ठीक है। HFL से 1.5 मीटर ऊपर, कम से कम 1.5 मीटर ऊपर क्या मार्क है, क्या है मेरा? माइंस का एंट्रेंस है। कम से कम 1.5 मीटर ऊपर क्या है? माइंस का एंट्रेंस है। HFL से 1.2 मीटर नीचे आपका क्या मार्क्ड है? डेंजर लेवल, ठीक है। उससे नीचे अपन क्या मार्क करके रखते हैं? विड्रॉल लेवल। विड्रॉवल लेवल मार्क करके रखते हैं। विड्रॉवल लेवल की जो डिस्टेंस है कि कितना नीचे मार्क करेंगे वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी माइंस कितनी बड़ी है, आपके पास वर्कर्स कितने हैं, उसके बाद आपको वर्कर्स को विड्रॉ करने में कितना समय लगेगा, कम्युनिकेट करने में कितना समय लगेगा। इन सब चीजों के कैलकुलेशन के बेसिस पर अलग अलग माइंस का अलग अलग विड्रॉवल लेवल होता है। तो इसका कोई फिक्स चीज नहीं है विड्रॉवल लेवल का, तो इसके बारे में तो भूल ही जाइए, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है, पानी का लेवल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, डेंजर विड्रॉवल लेवल पर पहुंचा, आप वर्कर्स को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। बढ़ते बढ़ते डेंजर लेवल पे पहुंचा, ठीक है, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई अब खतरा है माइंस में। और फिर तो बढ़ते बढ़ते HFL क्रॉस किया तो फिर तो माइंस तो डूबनी ही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है यहाँ पे कि हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर ऊपर आपका क्या होना चाहिए कम से कम। अरे भाई वो तो डिपेंड करता है, वो कोई फिक्स चीज नहीं है, वो कोई फिक्स नहीं है, मैं कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं है उसका। वो मतलब कि आपका अरेंजमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन किस प्रकार से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सभी माइंस में, इतना बड़ा माइंस अगर है तो हर जगह आपने कम्युनिकेशन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.